अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स एंड इंटरेक्शन का। तो आज चूँकि पहला रोज़ा था, अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से गुज़र गई। अब चूँकि दिन के वक्त तो कोई वीडियो बना ही नहीं सकता, थोड़ी लाइटिंग प्रॉब्लम है, तो रात के वक्त बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लाइटिंग कंडीशन के लिए माज़रत ख्वाह हूँ। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, फोर्स एंड इंटरेक्शन का। फोर्स एंड इंटरेक्शन। तो फ्रेंड्स, एवरीडे लाइफ में या एवरीडे लैंग्वेज में हम फोर्स को क्या बोलते हैं? या हम पुल मानते हैं या पुश मानते हैं? इन्हें अगर डेली लाइफ लैंग्वेज में हम फोर्स के बारे में सोचें तो हमारी जहन में क्या आता है कि या तो हम किसी बॉडी को पुल करते हैं फोर्स की मदद से या किसी बॉडी को खींचते हैं। तो पुल एंड पुश, ये दो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं फोर्स के लिए डेली या एवरीडे लैंग्वेज में। लेकिन बेटर डिफिनीशन जो है फोर्स का वो ये है कि फोर्स क्या है? ये इंटरेक्शन है बिटवीन टू बॉडीज, या हम लिखते हैं बिटवीन बॉडी एंड इट्स एनवायरनमेंट। या तो दो बॉडीज़ के बीच में इंटरेक्शन है या बॉडीज़ और एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन को हम फोर्स कहते हैं। इस वजह से तो हम कहते हैं कि फोर्स हमेशा के लिए एक बॉडी दूसरे बॉडी पर एक्सर्ट करती है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ले लें, कार लिया, कार किसी स्नो में या किसी कीचड़ में फंस गया है, तो अब इस कार को हम पुश लगाते हैं या पुल लगा के निकालने की कोशिश करते हैं। अब फोर्स क्या है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के डिफिनीशन के मुताबिक फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो किसी भी बॉडी पर जब हम पुश लगाते हैं या पुल करते हैं तो हम अपनी डायरेक्शन को मुतय्यन करते हैं कि भाई किस डायरेक्शन में हमने उसको पुल करना है या पुश करना है। अब फ्रेंड्स, हम दो किस्म की फोर्सेस लेते हैं। एक फोर्स को हम नाम देते हैं कांटेक्ट फोर्स का, कांटेक्ट फोर्स, और दूसरे को हम नाम देते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स का। अब कांटेक्ट फोर्स और लॉन्ग रेंज फोर्स में क्या फ़र्क है? कांटेक्ट फोर्स हमेशा के लिए बिटवीन टू बॉडीज़, जब दोनों बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में हो, इस दौरान जो फोर्स इन्वॉल्व होता है उसी फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स का नाम देते हैं। जबकि लॉन्ग रेंज फोर्स में बॉडीज़ के बीच में सेपरेशन होती है, वो कांटेक्ट में नहीं होते, या हम कह सकते हैं कि बॉडीज़ के बीच में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। अब फोर्स को हम चार तरीक़ों से डिनोट करते हैं, यानी 4 कॉमन टाइप्स हैं फोर्स के। लेकिन उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास हम m लेते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश करना चाहें तो हम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल, हाथ की मदद से इस ऑब्जेक्ट को मैं पुश करता हूँ, हाथ यहाँ पर मैंने कांटेक्ट में किया इस बॉडी के साथ, तो फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगाते हैं। या अगर हम पुल की बात करें तो फॉर एग्जांपल, बॉडी के साथ हमने किसी कार्ड को कनेक्ट किया है, किसी रस्सी को कनेक्ट किया है। अब उस रस्सी को हम हाथ में पकड़ के इस ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं या खींचते हैं, तो भी हम फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। अब फोर्स की कॉमन टाइप्स हैं कि फोर्स किस किस्म का होता है।
पहली किस्म में हम मानते हैं कि फोर्स, पहली किस्म जो हम लेते हैं फोर्स का वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक सरफेस है, उस सरफेस पर एक बॉडी पड़ी है ये। अब ये सरफेस जो है इस बॉडी पर ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करती है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं नॉर्मल फोर्स का। नॉर्मल फोर्स को हम एन से डिनोट करते हैं। हमेशा के लिए ये नॉर्मल फोर्स जो कि सरफेस किसी ऑब्जेक्ट पर, यानी उस ऑब्जेक्ट पर जो उस सरफेस पर पड़ी होती है, ऊपर की डायरेक्शन में अप्लाई करती है, या हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर हमेशा के लिए नॉर्मल फोर्स होगा। किसको? इस सरफेस को। अब ये नॉर्मल फोर्स इस बॉडी की ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करता कि बॉडी कैसी पड़ी है, किस ओरिएंटेशन में है। हमेशा के लिए सरफेस किसी भी ओरिएंटेशन में हो, नॉर्मल फोर्स हमेशा के लिए इसी सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। फॉर एग्जांपल हम इस सरफेस को इस तरह मानते हैं, अब यहाँ पर एक बॉडी पड़ी है, अब ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई करती है ऊपर की डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स, वो हमेशा के लिए क्या होगी? इस सरफेस को परपेंडिकुलर होगी। अब नॉर्मल फोर्स के साथ साथ एक और फोर्स भी है जिसको हम नाम देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स का। फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पर होता है? इसी सरफेस को मानते हैं, सरफेस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में। अब फ्रिक्शन फोर्स जो है ये हमेशा के लिए जिस डायरेक्शन में बॉडी स्लाइड कर रही हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये एराइज होता है, पैदा होता है या अप्लाई होता है। ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ये हमेशा के लिए ऐसी सरफेस को क्या होता है? पैरेलल होता है। पैरेलल। नॉर्मल फोर्स सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, जबकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इसी सरफेस को पैरेलल होता है। थर्ड स्टेप में हम जो फोर्स लेते हैं, फोर्स की जो एक किस्म है जिसको हम टेंशन फोर्स का नाम देते हैं। ये टेंशन फोर्स हमेशा के लिए किसी स्ट्रिंग या कॉर्ड में होता है। सरफेस है, सरफेस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, अब इस ऑब्जेक्ट के साथ हमने किसी कॉर्ड को या रस्सी को कनेक्ट किया है। अब रस्सी की मदद से इस ऑब्जेक्ट पर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? टेंशन फोर्स का नाम देते हैं, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। तो ये कॉमन टाइप्स हैं फोर्स की। आमतौर पर फोर्स या तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है या लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। अब कॉमन फोर्सेस हमने पढ़ी जिसमें हमने नॉर्मल फोर्स का जिक्र किया, फ्रिक्शनल फोर्स का जिक्र किया, टेंशन फोर्स का जिक्र किया। ये तीनों फोर्सेस जो है ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आती है। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अलावा लॉन्ग रेंज फोर्स भी है। लॉन्ग रेंज फोर्स कौन सा फोर्स है? जिसमें बॉडीज कॉन्टैक्ट में नहीं होती, बॉडीज़ के बीच में सेपरेशन होता है या उसके बीच में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हम मैग्नेटिक फोर्स का जिक्र करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स यानी फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट। अब मैग्नेट जो है ये कॉन्टैक्ट में नहीं होते, लेकिन मैग्नेट के बीच में फोर्स इन्वॉल्व होता है। इस किस्म के फोर्स को हम लॉन्ग रेंज फोर्स का नाम देते हैं। अब दूसरा एग्जांपल जो है लॉन्ग रेंज फोर्स का वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी है, इस बॉडी को मैं ड्रॉप करता हूँ तो बॉडी किधर जाएगी? नीचे आएगी, अर्थ की जानिब, क्योंकि अर्थ ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई करता है इसी बॉडी पर, अपनी सेंटर की तरफ उसको खींचती है। हालांकि ये बॉडी, ये पेन, मार्कर और अर्थ दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है और सारी कोई कंटेक्ट नहीं है, इसके बीच में कोई कंटेक्ट नहीं है। ये पेन जो है ये अर्थ से सम हाइट पर है, अर्थ के साथ कंटेक्ट में नहीं है, अटैच नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अर्थ क्या करती है? इस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं जिसको हम ग्रेविटेशनल पुल का नाम देते हैं, जिसकी वजह से ये बॉडी डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर या सरफेस ऑफ द अर्थ की तरफ नीचे ड्रॉप होती है। अब ये जो फोर्स अप्लाई करती है अर्थ इसी मार्कर पर, ये एक्चुअली इसी मार्कर का क्या है? वेट कहलाता है। तो ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स कहलाता है। अब फोर्स चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी।
अब मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड ये वो क्वांटिटी है जो हमें ये शो करता है कि हाउ मच और हाउ हार्ड द फोर्स पुशेज आर पुल इन ऑब्जेक्ट, ये हमें शो करता है मैग्नीट्यूड। अब फोर्स अगर ज़्यादा हो, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम डिनोट करते हैं वेक्टर से, तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। एरो का सिंबल हम ड्रा करेंगे डायरेक्शन के लिए, तो जितना एरो का लेंथ ज़्यादा होगा तो इससे हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि फोर्स ग्रेटर है। जितना एरो का लेंथ कम होगा हम अंदाज़ा लगाएंगे कि फोर्स क्या है, वो कम है। तो फोर्स की यूनिट जो है वो हम लेते हैं न्यूटन को। तो न्यूटन को हम डिफाइन करते हैं कि न्यूटन किसके बराबर है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ले लें, उस ऑब्जेक्ट का मास हम 1 किलोग्राम कंसीडर करें। अब 1 kg मास वाले ऑब्जेक्ट में अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की पैदा हो जाए, या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन 1 किलोग्राम मास वाले ऑब्जेक्ट में जो पैदा हुई, किसने पैदा की? फोर्स ने पैदा की। वो फोर्स किसके बराबर होगा? वो 1 न्यूटन के बराबर होगा। अब ये यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में। अब अगर हम जिक्र करें CGS सिस्टम का, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में, तो वहाँ पर हम लेते हैं, अगर हम मास को ले लें 1 ग्राम मास वाले ऑब्जेक्ट में अगर एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की पैदा हो जाए, तो इस दौरान फोर्स कितना होगा? वो 1 डाइन के बराबर होगा। अब दोस्तों, फोर्स की मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? स्प्रिंग बैलेंस का नाम देते हैं। अब स्प्रिंग बैलेंस की मदद से हम किसी भी फोर्स की मैग्नीट्यूड को मालूम करते हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंट जो बनाया है स्प्रिंग बैलेंस का, वो एक्चुअली क्या होता है? ये स्प्रिंग कॉइल पर मुश्तमिल होती है। स्प्रिंग कॉइल पर मुश्तमिल होती है और साथ साथ उसमें एक पॉइंटर भी लगा होता है। तो ये जो पॉइंटर लगा होता है, ये जो स्केल लगा होता है स्प्रिंग बैलेंस पर, ये कैसे लगा होता है कि सबसे पहले 1 न्यूटन वाले मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं, उसको सस्पेंड करते हैं स्प्रिंग बैलेंस के स्प्रिंग के साथ। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले 1 न्यूटन वाले वेट को हमने कनेक्ट किया। अब स्प्रिंग क्या होगा? वो स्ट्रेच होगा, तो उसकी पॉइंटर जाएगी। अब पॉइंटर जिस पोजीशन पर रुक जाएगी, वहाँ पर 1 न्यूटन को मार्क करते हैं। अब उस 1 न्यूटन वेट वाले के साथ हम अनदर 1 वेट वाले ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं, तो सिमल्टेनियसली 2 ऑब्जेक्ट हो गए। तो इस दौरान पॉइंटर मज़ीद जाएगा, तो वहाँ पर हम 2 न्यूटन को लेबल करते हैं। इसी तरह 3rd न्यूटन वाले वेट को हम कनेक्ट करते हैं, तो सिमल्टेनियसली 3 वेट वाले ऑब्जेक्ट हो गए। तो पॉइंटर मज़ीद आगे जाएगी, तो वहाँ पर हम मार्क करते हैं 3 न्यूटन को अप टू 100 अन। अब इसी स्प्रिंग बैलेंस को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी अननोन फोर्स को फाइंड करने के लिए। तो दोस्तों, ये था मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन फोर्स एंड इंटरेक्शन का। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ा सकूं। तो इसके लिए लाइक का होना ज़रूरी है। तो मैं इसी तरह मज़ीद वीडियोज़ भी आपके लिए लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं कोशिश करूँगा कि इससे अच्छे टॉपिक को तैयार करूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।